गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गेस्टुलेशन किस प्रकार से होता है और इस दौरान होने वाली जो संरचना विकास गतियां हैं जिन्हें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है गेस्टुलेशन? गेस्टुलेशन का मतलब ये है कि जब एक ब्लास्टुला जिसके अंदर ब्लास्टोडर्म एक कोशिकीय ब्लास्टोडर्म है, अविभेदित कोशिका जिसके अंदर स्थित है, वो ब्लास्टोसील स्थित है। इसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और यह 3 स्तरीय गेस्टुला में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को गेस्टुलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो ब्लास्टोमियर्स है वो अपने मूल स्थानों से अन्य स्थानों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और वहां जाकर एक विशेष भ्रूणीय संरचना का निर्माण करते हैं। अतः इनमें होने वाली गति जो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहलाती है। जो गति है उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ब्लास्टोमियर्स की इस गति के परिणाम स्वरूप एक पर्टिकुलर भ्रूणीय संरचना का निर्माण होता है और कोशिकाएं जो गेस्टुलेशन है उसके अंदर कोशिकाएं विभेदन और विभाजित होती है और आगे जो भ्रूण है उसके विकास में योगदान करती है, उसके भ्रूणीय डेवलपमेंट में योगदान करती है। देखिए अपन ब्लास्टोमियर्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स है, ब्लास्टुलेशन, गेस्टुलेशन, ट्यूबुलेशन और या ऑर्गेनोजेनेसिस। इन चारों के दौरान जो है ब्लास्टुलेशन की जो मतलब कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स है, जो कि कोशिकाओं के अंदर विभिन्न स्थानों की तरफ माइग्रेट होने की जो प्रवृत्ति है उसको अपन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के परिणाम स्वरूप ही गेस्टुला बनता है। मतलब कि गेस्टुलेशन की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स गेस्टुलेशन के दौरान होने वाली विभिन्न जो क्रियाएं हैं या जो कोशिकाओं की जो गति है उसी को अपन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। देखो, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के परिणाम स्वरूप 3 स्तरीय जो गेस्टुला है उसका निर्माण होता है। इसमें जो सबसे इसके केंद्र के भाग के अंदर जो कैविटी जो होती है उसको जो अभी ब्लास्टोसील ही होती है और उसके बाहर एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म तथा एंडोडर्म। सबसे बाहर की ओर एक्टोडर्म होती है जो कि एक्सोस्केलेटन को बनाती है और मध्य में जो होती है वो मेसोडर्म होती है जिसके द्वारा भ्रूण के अंदर विभिन्न अंगों का निर्माण किया जाता है और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है वो एंडोडर्म होता है जिसके द्वारा जो आंतरिक जो अंग है उनका निर्माण भ्रूण के अंदर किया जाता है। देखो, ये गेस्टुलेशन की प्रोसेस को समझाता है जिसके अंदर फर्स्ट जो डायग्राम है वो दिखाया गया है कि इसमें ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला का जो केंद्रीय भाग है ब्लास्टोसील है और उसके बाहर की ओर एक कोशिकीय मोटा स्तर ब्लास्टोडर्म है। जब गेस्टुलेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो ब्लास्टोडर्म है उसके अंदर कोशिकाएं जो है अंदर की ओर धंसना प्रारंभ कर देती है और ब्लास्टोसील है धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है और एक अवशेष के रूप में बहुत कम दिखाई देते हैं, अंत में समाप्त हो जाती है और ब्लास्टोसील के स्थान पर एक नई कैविटी बन जाती है जिसे आर्किंडिरोन बोलते हैं। यानी आर्किंडिरोन गेस्टुला के अंदर पाई जाने वाली एक कैविटी है जो कि ब्लास्टोसील के स्थान पर बनती है और इस आर्किंडिरोन के चारों ओर सभी तरफ 3 लेयर उपस्थित होती है जिन्हें जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं या जनन स्तर बोलते हैं। सबसे आंतरिक जो स्तर होता है उसको अपन एंडोडर्म बोलते हैं, बीच वाला जो स्तर जो होता है उसको मेसोडर्म बोलते हैं और बाहर वाला जो स्तर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। और ये जो ये इसके अंदर गेस्टुला के अंदर जो कैविटी स्थित है उसको अपन आर्किंडिरोन बोलते हैं और इस आर्किंडिरोन जिसकी तरफ बाहर की ओर होती है वो ब्लास्टोपोर होता है। यानी कि ब्लास्टोमियर्स का जो रीअरेंजमेंट होकर के 3 जो लेयर वाला जो गेस्टुला बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? गेस्टुलेशन कहते हैं। और इसमें जो ब्लास्टोमियर्स है वो अपने मूल स्थानों से अन्य स्थानों की तरफ विस्थापित हो जाते हैं और जिस गतियों इस दौरान इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियां की जाती है इन्हें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। और इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का परिणाम स्वरूप ही होता है कि भ्रूण के अंदर विभिन्न अंगों का निर्माण करने के लिए वहां पर कोशिकाएं पहुंचती है। जैसे कि ये कोशिकाओं के अंदर इस दौरान जो कोशिका विभेदन की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाती है और
जैसे एपिथेलियल सेल्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इंटरनल मैट्रिक्स है, एंडोथेलियम है। यानी कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो कि गेस्टुलेशन के दौरान होती है, उसको मोटे रूप से दो कैटेगरीज में रखते हैं, एपीबोली और दूसरी है एम्बोली। एपीबोली का मतलब होता है जिसकी डिस्कवरी जो है, ग्रीक मीनिंग जो होता है थ्रोइंग, यानी एक्सटेंशन या फैला, यानी कि इसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अपने मूल स्थान से इस प्रकार गति करते हैं कि वो पूरे क्षेत्र के अंदर फैल जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपीबोली बोलते हैं। जैसे कन्वर्जेंट एपीबोली का ही जो टाइप है वो कन्वर्जेंट है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द गेस्टुलेशन रेगुलेटिंग द सेल्स कवरिंग सीड्स एक्सपांड टुवर्ड द सिंगल पॉइंट ऑफ द सरफेस। यानी एक जो सरफेस जो होता है उसको ढकने के लिए जो सेल्स होती है वो फैलना शुरू हो जाती है और उसको कवर कर लेती है। हाँ, अब एम्बोली के अंदर क्या है कि ये है जस्ट एपीबोली का उल्टा होता है, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जो ब्लास्टोसीड जो होता है उसमें धंसना प्रारंभ कर देती है, और ये आंतरिक जो लेयर्स होती है यानी मेसोडर्म और एंडोडर्म को बनाने के लिए सेल्स के अंदर जो मुख्य रूप से जो गतियां पाई जाती है वो एम्बोली प्रकार की गतियां होती है। इनको जो तीन प्रकार की जो गतियां इसके अंदर अपन सम्मिलित करते हैं, इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन और इनग्रेशन। इनवेजिनेशन का मतलब होता है कि ब्लास्टोडर्म की जो कोशिकाएं हैं अंदर की ओर धंस जाती है और जो अंदर की जो लेयर है उनको बनाती है। इन्वोल्यूशन के अंदर जो ब्लास्टोडर्म है वो लुढ़क लुढ़क करके गति करते हैं, एक साथ गति नहीं करते, एक ही पीछे एक गति करते हैं। और इनग्रेशन का मतलब होता है पॉली इनवेजिनेशन, यानी कि ब्लास्टोडर्म जो है वो कई स्थानों पर एक साथ धंस जाती है, उसको पॉली इनवेजिनेशन बोलते हैं। और डीलेमिनेशन के अंदर कोशिकाएं जो है वो एक परत के रूप में अलग होती है। जैसे मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेशन कहलाता है, जैसे इंग्रेशन और इग्रेशन। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द एम्ब्रियो और आउटवर्ड द सरफेस, बाहर जाने के लिए जो होता है उसको इग्रेशन बोलते हैं, और अंदर आने के लिए जो सेल्स गति करते हैं उसको इनग्रेशन बोलते हैं। डीलेमिनेशन के अंदर अभी बताया था कि जो सेल्स होती है वो एक परत के रूप में अलग होती है। जैसे यह है कि तीन प्रकार की जो मूवमेंट्स इसके अंदर डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इनवेजिनेशन का शाब्दिक अर्थ होता है इनफोल्डिंग ऑफ द सेल सीड्स इनटू द एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण के अंदर जो सेल्स होती है वो सीड्स के रूप में अंदर की ओर फोल्ड होती है। जैसे सी अर्चिन तथा सी अर्चिन में एंडोडर्म का निर्माण करने के लिए ब्लास्टोडर्म की कोशिकाएं जो है अंदर की ओर धंसना प्रारंभ कर देती है, इसको अपन बोलते हैं इनवेजिनेशन। और ये धंसने की क्रिया जब एक स्थान पर ही होती है तो ये क्या कहलाता है, इनवेजिनेशन कहलाता है। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि बेसल सरफेस को कवर करने के लिए कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़ जाती है। जैसे ये ब्लास्टोपोर की जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ना प्रारंभ कर देती है और अंदर एंडोडर्म तथा मेसोडर्म को बनाने के लिए अंदर की ओर गति होती है, तो इसको अपन बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इनग्रेशन का मतलब होता है कि मल्टी इनवेजिनेशन, यानी कि जो सेल्स होती है एक स्थान से न धंस करके अलग अलग स्थानों से धंसना एक साथ धंसना प्रारंभ कर देती है और अंदर की ओर जाकर के व्यवस्थित हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं पॉली इनवेजिनेशन या इनवेजिनेशन बोलते हैं। इन्वोल्यूशन के अंदर टर्निंग जो कोशिकाएं हैं जो मुड़ करके अंदर की ओर जाना प्रारंभ कर देती है। डीलेमिनेशन के अंदर जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट जो होती है उसके अंदर देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो कोशिकाएं जो है वो दो स्तर के अंदर उपस्थित है और ये नीचे वाली जो स्तर की कोशिकाएं हैं यहाँ से एक लेयर के रूप में अलग होकर के और व्यवस्थित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेमिनेशन बोलते हैं। और एपीबोली के अंदर एक्सपांशन ऑफ सेल्स होता है, यानी कि जो एक्टोडर्म को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं जो सबसे बाहर की ओर स्थित होती है और उनके अंदर विभाजन के गति के साथ में इसके वृद्धि तथा विभाजन भी होना प्रारंभ हो जाता है और ये पूरी एम्ब्रियो को बाहर से कवर कर लेती है, तो इसको अपन बोलते हैं एपीबोली। जैसे इसमें किस प्रकार से जो है इंक्रेशन और एपीबोली इन्वोल्यूशन वगैरह होती है उस प्रोसेस को बताया गया है।
अलग अलग जो जंतु है उसके अंदर किस प्रकार से गेस्टुलेशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि गेस्टुलेशन ऑफ फ्रॉग के अंदर अपन देख सकते हैं कि इसमें मेसोडर्म तथा एंडोडर्म को बनाने वाली जो आंतरिक कोशिकाएं हैं, जो वो इनविवेशन के द्वारा अंदर की ओर पहुंचती है और एक्सटेंशन करके मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करके अंदर की जो लेयर है उसको बनाती है, और बाहर की जो लेयर है एपिबोली के द्वारा एक्टोडर्म का निर्माण होता है। गेस्टुलेशन इन मेमल्स के अंदर जो मुख्य जो क्रिया है वो डिलेमिनेशन की क्रिया होती है, जिसके अंदर जो सेल्स होती है आर्किनोटोन एक्चुअली उसमें नहीं बनती है, और जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो सेल्स है वही बाद के अंदर जो जर्मिनेट्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये जो है बताया गया है कि इसके अंदर जो सेल्स है वो एक जगह यहाँ पे एकत्रित होती है, और इन्हीं में जो गति होती है इनोवेशन वगैरह या इसका इनोवेशन की गति होने के बाद में ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तो मॉर्फोजेनेसिस की जो क्रिया कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोशिकाओं का विभिन्न प्रकार का व्यवहार है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बिल्कुल अलग प्रकार की कोशिकाओं का व्यवहार कर सकती है, यानी कि इनके अंदर विभेदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। विभेदन की क्रिया प्रारंभ होने से ये एक विशेष प्रकार के अंग के रूप में अंग बनाने के अंदर कार्य करते हैं, और इस अंग के द्वारा विशेष प्रकार का कार्य किया जाता है, यानी कि सिस्टम और ब्लड वगैरह, हार्ट वगैरह, इस टाइप की जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का ही परिणामस्वरूप होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के दौरान जो कोशिकाएं वृद्धि तथा विभाजन के साथ साथ गति भी करती है। इसके परिणामस्वरूप एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म का निर्माण होता है। तो ये गेस्टुलेशन के बारे में था। अब अपन इसके बारे में विस्तृत आगे वाले चैप्टर में